सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन का पुरस्कार किसे मिला है? तो सही उत्तर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियां युवाओं को इंटर्नशिप और काम का अनुभव देने का मौका देती है और इसी योजना में अच्छा काम करने वाली कंपनियों को इंडस्ट्री अवार्ड 2026 अभी दिए गए। और इसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार वो मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन का पुरस्कार इसको मिला है, यानी कि 350 से ज्यादा कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा को युवाओं को अच्छे इंटर्नशिप अवसर देने के मामले में सबसे बेहतर कंपनी चुना गया है। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप की कुछ और भी कंपनियां हैं, उनको भी अवार्ड मिले। जैसे महिंद्रा ऑटो को ऑटोमोटिव सेक्टर चैंपियन चुना गया, टेक महिंद्रा को आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर चैंपियन का अवार्ड मिला। और इस तरह से अगर देखें पूरे महिंद्रा ग्रुप ने पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 1000 से ज़्यादा इंटर्न को शामिल किया, मतलब छात्रों को युवाओं को इंटर्नशिप दी। तो ये पुरस्कार अभी कब और कहाँ दिए गए? 14 अगस्त को नई दिल्ली में, जिसका आयोजन किया मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विद्यार्थी सहायहस्त योजना की घोषणा भी किसने की है? तो आंसर होगा डीके शिव कुमार ने। और ये कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, अभी इन्होंने ही ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के गरीब विद्यार्थियों के लिए ये विद्यार्थी सहायहस्त योजना की अभी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश पाने में ज्यादा अवसर मिल सके। मतलब उनके लिए 7.5% का विशेष आरक्षण दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखना, ये अलग से 7.5% का अलग से कोई नया कोटा नहीं बना रहे। जो पहले से मौजूदा 15% ग्रामीण आरक्षण है उसी के अंदर इसको जोड़ा गया है। लेकिन ये होगा किनके लिए? जो विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जो सरकारी स्कूल है वहां पे उन्होंने पढ़ाई की और अब मेडिकल, इंजीनियरिंग या निर्धारित प्रोफेशनल कोर्स में वो प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो योजना कौन सी है, किसने शुरू की है, उस योजना के अंदर क्या है, वो सारी बात मैंने आपको बता दी है। बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई है, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। 5 नेशनल पार्क मिलेंगे यहाँ पे आपको, बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुछ करंट अफेयर्स हम रिवाइज करें यहाँ से, तो त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद हुआ था बंगलुरु में। हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बंगलुरु में एक नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन किया था। उस प्लांट का नाम आदित्य है। कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत सिस्टम लॉन्च किया। देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया गया? बंगलुरु। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कर्नाटक की याना गुफाएं को जियो हेरिटेज साइट यानी कि राष्ट्र महत्व की प्राकृतिक विरासत घोषित किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर्स में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है। उसके अलावा अपार सक्सेना, ये कर्नाटक के 14 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी हैं, अभी इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी कर्तव्य कामस ऐप लॉन्च किया था। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हुआ बंगलुरु में। ग्लोबल चेस लीग का 4था सीजन हुआ बंगलुरु में, मतलब अभी होगा सितंबर में। और भारत का 130वां यूनिकॉर्न अभी सर्वम एआई बना, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर गिरीश भारद्वाज का भी निधन हो गया। वे कर्नाटक से थे, उन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया या सेतुबंद के नाम से जानते थे। 2017 में पद्मश्री दिया गया था उनको। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट क्षेत्र में थोरियम युक्त खनिज भंडार की खोज की। एरो इंडिया 2027 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अब इसका 16वां संस्करण होगा अगले साल फरवरी में। कहाँ? येलाहंका वायु सैन्य स्टेशन जो बंगलुरु में है वहां। और भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय ये बनेगा कर्नाटक में ही। कर्नाटक सरकार ने राज्य के 70 साल से कम उम्र के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए भी संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य योजना को भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इन सब कारण से भी कर्नाटक न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो अभी श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा टेस्ट चल रहा है उसमें ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया।
उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए और इस तरह से ऋषभ पंत 100 टेस्ट छक्के या टेस्ट मैच में 100 छक्के लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और पूरी दुनिया में देखोगे तो ऐसा करने वाले वो चौथे बल्लेबाज है। उनसे पहले एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन और बेन स्टोक ये कारनामा कर चुके हैं। और ये उपलब्धि हासिल करने के लिए ऋषभ पंत ने कितने टेस्ट मैच खेले? 51 टेस्ट में, और ये 100वां छक्का उनकी 89 टेस्ट पारी में आया। मतलब 89 जो टेस्ट पारी थी उसमें इन्होंने ये अपना 100वां छक्का लगाया। अच्छा, ये टेस्ट जो हो रहा है भारत श्रीलंका के बीच में कहाँ पे हो रहा है? गाले, श्रीलंका में। अच्छा, ये 100वां छक्का उन्होंने किसकी गेंद पर लगाया? तो श्रीलंका के गेंदबाज हैं लाहिरू कुमारा, उनकी गेंद पर लगाया। ठीक है, तो इस प्रश्न से जो जो तरह के प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। बाकी क्रिकेट से 2-4 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो अभी न्यूज में थे ये सब। एक तो याद रखना, रविचंद्रन अश्विन अभी अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। और उसी तरह से राहुल द्रविड़ अब यूरोप की नई क्रिकेट लीग यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्डियंस टीम के मालिक बन गए और इस टीम के कप्तान होंगे आर अश्विन। और वैसे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। अभी सौरव गांगुली का ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस तरह से इसमें शामिल होने वाले वो भारत के 12वें क्रिकेटर बने। लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्रांति गौड़। और लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्रांति गौड़। ये फिर से रिपीट हो गया प्रश्न। और ये देखो, यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई और क्रांति गौड़ के बाद वे ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। अच्छा, अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे वैभव सूर्यवंशी। और हमने पढ़ा था टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन और 350 से ज्यादा विकेट लेने वाले अभी दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए कपिल देव के बाद। कौन? जडेजा, रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी यशोदा AI पहल कहाँ शुरू की है? तो सही उत्तर होगा पंजाब में। तो यशोदा AI ये राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बारे में सिखाकर उन्हें डिजिटल रूप से मजबूत बनाना। और अभी हाल ही में इसका विस्तार पंजाब के जालंधर में किया गया और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं विजया रहाटकर उन्होंने ही की है। तो उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सिखाना कि वे AI का सही इस्तेमाल कैसे करें, मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से कैसे बचें, अपने डिजिटल गोपनीयता प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रखें, नई तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा और रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकते, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। अच्छा, ये जो यशोदा AI पहल है ना, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसको राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया था एक्चुअल में मई 2025, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। और वैसे इसको कहाँ से शुरू किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले जो विश्वविद्यालय है बरेली यूपी में, वहां से इसकी शुरुआत की थी। और ये भारत का पहला महिलाओं के लिए AI साक्षरता अभियान है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात कर तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जिसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है अभी। और इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसकी जो पहली अध्यक्ष पूछोगे जयंती पटनायक रही और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ये मैंने लिखा भी हुआ है, यशोदा AI अभियान इसने ही लॉन्च किया था। एक नारी 2025 नाम से एक रिपोर्ट इसने जारी की थी जिसमें सबसे सेफ सिटी बताया था इन्होंने मुंबई को। ठीक है, तो ये सब बातें राष्ट्रीय महिला आयोग से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च M वेंकैया नायडू की जीवनी पर आधारित हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब अभी हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू जी, उन्हीं की जीवनी पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की है जो कि हिंदी में है। उसको लिखा किसने है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा वाई लक्ष्मी प्रसाद। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जी M वेंकैया नायडू, इन्हीं के जीवन पर आधारित एक हिंदी पुस्तक अभी नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इसको लिखा है वाई लक्ष्मी प्रसाद ने, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बुक का नाम याद रखेंगे, किसने लिखा है और ये बुक किसके ऊपर है। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अच्छा, बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है जनप्रिय नेता
वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी बुक वाला प्रश्न है, तो जो भी बुक्स न्यूज में रही थी वो सब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक बुक आई थी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख रहे मनोज मुकुंद नरवणे जी ने लिखा है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, हमारे पूर्व चीफ आए थे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बुक आई थी, एक नहीं ये दो बुकें हैं ये, द बेंच, द बार, द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल। इसको लिखा तुषार मेहता ने, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके अलावा अपनापन, ये पुस्तक है शिवराज सिंह चौहान की, जो कि कृषि मंत्री हैं। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को पीपी सत्यन ने। ये बुक पीएन पणिकर के ऊपर है, जिन्हीं को लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक उपन्यास नॉवेल आया बाजार, इसको लिखा निरंजन देव शर्मा ने। भारत का पहला या इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, इस बुक को लिखा के अरुमुगम ने। व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद रॉय ने। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने। एक बुक है ताइवान ट्रेवलॉग, और इसने 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। इसके एक लेखक ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी, और अंग्रेजी में अनुवाद किया लिन किंग ने। इसके अलावा कुछ और देखो बुक्स। एक बुक है CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ, इसको लिखा शाखा मुरु श्रीनिवास प्रसाद ने। और एक बुक है अगाथियार द यूनिफायर, इसे ओ शमा भट्ट और डॉक्टर MN सुधा ने लिखा। मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर, काजुओ इशिगुरो की ये पुस्तक है। वैसे 2027 में ये लॉन्च होगी। और काजुओ इशिगुरो का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, तो इन्हीं की ये बुक आने वाली है। और एक बुक है द वॉइस ऑफ जस्टिस। एक्चुअली में ये जो पुस्तक है ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के विभिन्न भाषणों, उनके व्याख्यानों और विचारों का संग्रह है। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स, ये आत्मकथा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी बुक। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के अभी रूप में किसे चुना गया है। तो सही उत्तर होगा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये पूरा नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है। तो एक्चुअली में अभी बांग्लादेश में 20 अगस्त को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, और इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, इनको देश का राष्ट्रपति चुना गया। बांग्लादेश के इस तरह से ये 23वें राष्ट्रपति बने हैं। और बहुत चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि लगभग 35 साल बाद यहाँ पे यानी कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हुआ। वरना हमेशा क्या होता था, जब भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते थे तो केवल एक उम्मीदवार होता था, निर्विरोध उसको चुन लिया जाता था। तो इसीलिए बहुत चर्चा में है ये। अच्छा, पुराने जो अभी तक राष्ट्रपति थे उनका क्या हुआ, कौन थे राष्ट्रपति? मोहम्मद शहाबुद्दीन, कई बार हमने पढ़ा है उनका नाम। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी जुलाई में, स्वास्थ्य संबंधी कारण उन्होंने बताया और उस कारण से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उसके बाद चुनाव हुए और ये नए राष्ट्रपति बन गए। आज यानी कि 21 अगस्त को ये शपथ ले लेंगे अपने पद की। तो हमें तो राष्ट्रपति जी का नाम याद रखना है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये पूरा नाम है। इसमें से जितना आपको याद रखना है वो रख लेना अपने हिसाब से। मिर्जा याद रख लो, मिर्जा नाम याद रह जाएगा, मिर्जा फखरुल। ठीक है, बाकी बांग्लादेश की बात है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका हो गई, और ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय है। करेंसी टका, प्रधानमंत्री तारिक रहमान, और अब नए प्रेसिडेंट कौन होंगे, मिर्जा फखरुल, है ना। आपको बताया बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जबकि गंगा को पद्मा कहते हैं। भारत जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, बाउंड्री शेयर करता है, वो किस पड़ोसी देश से करता है, तो बांग्लादेश से। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है, और उसमें भी देखोगे सबसे ज्यादा लगाता है पश्चिम बंगाल से। बाकी वैसे 5 कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। बाकी बांग्लादेश के करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए, जब यहाँ पे हिंसा चल रही थी, तो ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था। 2026 में बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है थाईलैंड से। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 54वां देश बना। और बांग्लादेश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, जिनका निधन हो गया। अभी जो तारिक रहमान है ना, वो इन्हीं के बेटे हैं। उसके अलावा ये देखो, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे दिनेश त्रिवेदी। और अभी बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी भी दे दी है। एक पढ़ो,
ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसका 81वां सत्र शुरू हो जाएगा सितंबर से, और इसके अध्यक्ष होंगे खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश से ही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य ये बांग्लादेश है। अच्छा, भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा प्रदान किया? तो 100वां संविधान संशोधन। और त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है वो कौन सा है? मैत्री सेतु है। किस नदी पे? फेनी नदी पे। बाकी एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि बांग्लादेश में जो मोंगला पोर्ट है, इसके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए अब इसने चाइना के साथ समझौता कर लिया। पहले भारत इसे बनाने वाला था, लेकिन अब चाइना बना रहा है। और पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 आधुनिक LHB कोचों की पहली ट्रेन तैयार कर ली है। ठीक है, तो ये सब बातें बांग्लादेश से हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया? तो आंसर होगा थामिरबरानी, ये नदी का नाम है। तो मद्रास हाईकोर्ट की अभी मदुरै बेंच ने तमिलनाडु की थामिरबरानी नदी को एक कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन का दर्जा दे दिया। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में नदी के अपने अधिकार और हित माने जा सकते हैं और उसके रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो थामिरबरानी नदी है, इसको स्थानीय हिंदू परंपरा में देवता के रूप में पूजा जाता है। तो कोर्ट ने इसी धार्मिक आस्था के साथ साथ नदी के पर्यावरणीय महत्व को भी ध्यान में रखा है। यानी कि नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और प्रकृति दोनों से जुड़ी हुई है। तो क्या बात इन्होंने बताई जो ध्यान रखने वाली है कि भैया कुछ भी हो जाए, नदी को गंदा नहीं कर सकते। मतलब धार्मिक आस्था के नाम पर ऐसा नहीं है कि आप नदी को प्रदूषित कर रहे हो, जैसे कि आप कोई कपड़ा फेंक देते हैं पूजा का, मंदिर का, ऐसा नहीं। कचरा नहीं डालना है, जो मंदिरों का निकलता है, अगरबत्ती का है, पुड़िया, नारियल वगैरह फेंक देते हैं। पूजा की जो भी सामग्री है वो फेंक देते हैं। तो अन्य जो भी चीज़ें आप विसर्जित करते हो, तो भैया ये नहीं करना है। हालांकि कोर्ट ने अस्थि विसर्जन जैसी पारंपरिक प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी है। हाँ चलो ठीक है, ये कर सकते। अच्छा, इस मामले में आप 2 अनुच्छेदों को ध्यान में रख सकते हो। एक है अनुच्छेद 51A सब क्लॉज G। ये बताता है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। और एक जो अनुच्छेद 25 है, ये नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है, यह जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसी सीमाओं के अधीन है। मतलब धर्म के नाम पर भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति आपको नहीं हो। इस बात का जरूर ध्यान रखा। अच्छा, इस नदी की हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें, थामिरबरानी नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिमी घाट की पोथिगई पहाड़ियों से निकलती है। मुख्य रूप से तमिलनाडु में ये बहती है और अंत में ये मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। और इस नदी को और किस नाम से जानते हैं, ये भी प्रश्न दिख सकता है आपको कहीं। तो इसे मुख्य रूप से ताम्रपाणी नदी, और प्राचीन तमिल साहित्य में इसे पोरुनई या तन पोरुनई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को भारत में रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा को लेकर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। और इस दिन की जो शुरुआत है 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की गई। अच्छा, वैसे ये दिन जो थे राजीव गांधी जी, उनकी जयंती के दिन मनाते हैं, और उनकी जयंती को ये दिन मनाते हैं, इसी कारण से इसे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी आपको सुनने को मिलेगा कहीं पे। पहली बार 2004 में मनाया गया। तो राजीव गांधी जी की जयंती होती है 20 अगस्त को, तो इसीलिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। और 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 20 अगस्त को ये 3 दिवस हो गए, अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो आपको दिवस सारे रिवाइज करवा देते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्र पर्वतारोही दिवस मनाया, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, और 1 तारीख को ही वर्ल्ड लंग कैंसर। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को, एक तो महाराष्ट्र जो है ये MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मना रहा है। और पूरे भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है और भाला फेंक दिवस भी मनाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस यानी कि अगस्त क्रांति दिवस भी मनाया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। और अभी 19 तारीख को विश्व
मानवतावादी दिवस और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये अगस्त के अभी तक के दिवस है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में खोजी गई नई पौधे की प्रजाति जिसका नाम रखा है इम्पेटियंस निम्स पुरजाए, तो इसका नाम किनके नाम पे रखा है या किनके सम्मान में रखा गया है? बात वही है, किनके नाम पे रखा है। तो आंसर होगा निर्मल निम्सदाई पुरजा। तो वो पौधे की प्रजाति का नाम क्या है? इम्पेटियंस निम्स पुरजाई। ये हिमालय में खोजी गई पौधे की एक नई प्रजाति है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रखा है इम्पेटियंस निम्स पुरजाए। और इस पौधे का नाम प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल निम्सदाई पुरजा के सम्मान में रखा गया है। पौधा कहाँ पर मिला? तो ये पौधा नेपाल के म्याग्दी जिले में मिला है। इसे लगभग 2800 से 2900 मीटर की ऊंचाई पर खोजा गया। किसने खोजा? तो इस नए पौधे की प्रजाति की खोज भक्त बहादुर रासकोटे और रीता आले नामक शोधकर्ताओं ने की है। अच्छा, इसका नाम निर्मल पुरजा के नाम पर क्यों रखा गया? निर्मल पुरजा ये दुनिया के प्रसिद्ध पर्वतारोहियों में से एक थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि 2019 में उन्होंने 8000 मीटर से ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों को केवल 6 महीने 6 दिन में चढ़ कर के रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों से कचरा हटाने जैसे कार्यों में भी योगदान दिया। इसीलिए इस नई हिमालयी पौधे की प्रजाति का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। वैसे अभी कुछ समय पहले उनका निधन भी हो गया, अभी 30 जुलाई को उनका निधन हो गया था। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एक अभियान के दौरान हिमस्खलन हुआ और उसमें वो मारे गए, निधन हो गया। ठीक है, तो उनके सम्मान में इस नए पौधे की प्रजाति का नाम रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया? तो आंसर होगा थामिर। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर होगा गांधीनगर गुजरात में। तो ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन ये अभी 19 अगस्त को हुआ गांधीनगर गुजरात में। और इसी के साथ याद रखना कल यानी कि 22 अगस्त को विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक भी होने वाली। ब्रिक्स की बात कर लें, ब्रिक्स अभी हम बहुत पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी जब इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल होता है तो ये पूरा बनता है ब्रिक्स। पहली बैठक इसकी 2009 यकिंतबर्ग रशिया में हुई थी। पिछले साल इसकी जो 17वें नंबर की बैठक है वो हुई थी ब्राजील में। और इस बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, 18वीं समिट है। और इस बार भारत के शेरपा कौन है? सुधाकर दलीला है। भारत वैसे चौथी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में भी हम कर चुके हैं। थीम इंपॉर्टेंट है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वैसे अभी ब्रिक्स की जो जो इंपॉर्टेंट बैठकें हुई मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ था इंदौर में, ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में हुई, ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई पूरी उड़ीसा में, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई गुरुग्राम हरियाणा में, ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई जयपुर में, रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक अभी तिरुवनंतपुरम में, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई बेंगलुरु में, ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक हुई गुवाहाटी असम में, और ब्रिक्स महिला कार्य समूह की अभी बैठक हुई थी कोच्चि केरल में, और 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में, 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में, और ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वीं ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई गोवा में, ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक पुणे में, और ब्रिक्स वेव बाजार जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस और नेटवर्किंग कार्यक्रम है ये भी हुआ था मुंबई में। ठीक है, सब मैंने आपको रिवाइज करा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। और पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज होती है वो आपको डेली मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था सुंगल सुरंग का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा अभी विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया अभी 19 अगस्त को। और 2026 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 30वां, नई दिल्ली में। और जल जीवन मिशन को अभी 7 साल पूरे हो गए, कब शुरू हुआ था? 2019 में।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP 17 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मंगोलिया की कैपिटल उलन-बटोर। और अभी बंद किए गए रोमानिया के पहले और एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है? तो ये है कर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को कितना बढ़ा दिया? तो पूरे 1 साल ही कर दिया, 365 दिन, 12 सप्ताह से बढ़ा के इतना कर दिया। और दक्षिण सूडान में अभी UNMISS यानी कि यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, इसके साथ सेवा दे रहे कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा 210। और अभी सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन होगा। इसका थीम पूछ रहे हैं, सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। कहाँ पर होगा? कहाँ पर? ये नई दिल्ली में ही। और सांप के काटने को अधिसूचित बीमारी, नोटिफिएबल डिजीज, अभी किसने घोषित किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बाकी चलो अभी कल का भी हम होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो आंसर होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।